नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 7 जुलाई 2020 है। आज हम फिर से कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक नए विचार के साथ। दोस्तों, आज का विचार कहता है, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। द क्राउड ऑलवेज वॉक्स ऑन द पाथ विच सीम्स ईजी, बट दिस डज नॉट मीन दैट द क्राउड ऑलवेज वॉक्स ऑन द राइट पाथ। चूज योर पाथ योर सेल्फ, बिकॉज नो वन नोज यू बेटर देन यू। इस विचार का अर्थ केवल यही है कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता और आपको आपका रास्ता चुनने के लिए कोई गाइड नहीं कर सकता। तो याद रखिए, आप अपने आप को खुद दूसरों से बेहतर समझते हैं, तो अपना चुनाव अपनी समझ पर, अपने आप को समझकर कीजिए। भीड़ हमेशा सही रास्ते पर नहीं चलती, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चाहे रास्ते पर आपको अकेला चलना पड़े, लेकिन चुनाव आपका होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर रहेगा यहाँ पर उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को आप सभी जानते होंगे। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। ये 24th गवर्नर ऑफ आरबीआई रहे हैं, है ना। और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक जो एनपीएज होते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स, यानी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, इन मुद्दों पर ये पुस्तक केंद्रित है। साथ ही ये पुस्तक हाल के वर्षों में जो भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है एनपीए ने, उसके ऊपर ये लिखी गई है। इसे हार्पर कॉलिस इंडिया ने प्रकाशित किया है और इस पुस्तक के विवरण में कहा गया है कि धन व्यय करने से पहले संप्रभु को अर्जित करने या बचाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो साथ ही हम बात करते हैं उर्जित पटेल जी की। तो ये 24th गवर्नर रहे हैं आरबीआई के और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 2016 से 2018 तक रहा था। साथ ही ये वर्तमान में चेयरमैन हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के, एनआईपीएफपी के ये इस समय वर्तमान में चेयरमैन हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। Which bank will provide instant car loan to existing customers in 1000 cities through an initiative called Zip Drive? कौन सा बैंक 1000 शहरों में मौजूदा ग्राहकों को जिप ड्राइव नामक पहल के माध्यम से तत्काल कार ऋण प्रदान करेगा? आंसर रहेगा यहाँ पर एचडीएफसी हाल ही में इसने अपनी एक नई जो इनिशिएटिव कह रहे हैं, इसको एक पहल कह रहे हैं, जिप ड्राइव नाम से शुरू की है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा लोगों को जल्दी से जल्दी लोन मुहैया कराना। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक जिप ड्राइव नाम से एक पहल को शुरू कर रही है, जिससे लोगों को तत्काल कार ऋण यानी इंस्टेंट कार लोन प्रदान किया जाएगा। ये उन ग्राहकों के लिए एक समाधान की तरह होगा जिनको बैंक से जो ऋण लेना है और बहुत अर्जेंट में लेना है। ठीक है, ग्राहक नेट बैंकिंग के माध्यम से या क्यूआर कोड को स्कैन करके, साथ ही फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से भी इस ऋण को 10 सेकंड के भीतर प्राप्त कर सकते हैं। ये देश का सबसे तेज़ ऑनलाइन ऑटो ऋण वितरण प्रस्ताव होने का दावा कर रहा है। ठीक है, साथ ही बात करते हैं एचडीएफसी की। तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके वर्तमान सीईओ यानी चेयरमैन एंड एमडी आदित्य पुरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ कैंपेन मिशन ट्री प्लांटेशन 2020 वॉज स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? किस राज्य सरकार द्वारा एक अभियान मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया है? आंसर रहेगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है। बात करते हैं न्यूज़ की। तो इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया था और इसलिए कई लोगों ने अपने गुरुओं के सम्मान में पौधे लगाए थे। इन वृक्षारोपण अभियान के तहत जो मुख्य पौधे थे वो थे पीपल, फिकस, बिरेंस, पाकड़, मूलवारी, नीम, जामुन, अर्जुन, सहजन और बरगद। इनके सहित 201 से अधिक प्रजातियों के औषधीय व फल देने वाले पर्यावरण छायादार और चारे और अन्य महत्वपूर्ण पौधे लगाए गए।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वहीं राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को वर्तमान में मध्य प्रदेश का भी अंतरिम राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो धर्मचक्र डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन IBC ऑन 4 जुलाई अंडर द एजिस ऑफ विच मिनिस्ट्री। किस मंत्रालय के तत्वाधान में 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धर्मचक्र दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पर किस मिनिस्ट्री ने इस दिवस को मनाया है? आंसर रहेगा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस दिवस को मनाया है। बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में 4 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धर्मचक्र दिवस मनाया गया है। ये दिवस बुद्ध के प्रथम उपदेश की याद में मनाया गया है जो उन्होंने अपने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को दिया था। वर्तमान समय में यह जगह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ, यूपी के समीप स्थित सारनाथ में है। इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में बौद्धों के साथ साथ हिंदू भी मनाते हैं और शिष्यों के गुरु के प्रति समर्पण और गुरु के महत्व को दर्शाता है ये दिवस। बौद्ध धर्म चक्र दिवस को धर्म चक्र प्रवर्तन या धर्म के चक्र की ओर मुड़ने के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन से किया था। संस्कृति राज्य मंत्री वर्तमान में जो हैं वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये न्यूज़ पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ई-लर्निंग पोर्टल ई-रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर LED? किस राज्य सरकार ने एक ई-लर्निंग पोर्टल ई-रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर लर्निंग लीड लॉन्च किया है? आंसर रहेगा यहाँ दिल्ली ने। दिल्ली ने भी हाल ही में ई-लर्निंग पोर्टल को शुरू किया है। ये 1 से 12th क्लास यानी 1st से 12th क्लास तक के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री इसके अंतर्गत शामिल रहेगी। और दिल्ली सरकार ने एक ई-लर्निंग पोर्टल जिसका नाम है ई-रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, जिसे लीड भी कहा गया है, लॉन्च किया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो रहेगा लोगों तक शिक्षण अधिगम सामग्री को पहुंचाना, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल को डिजिटल मंच दीक्षा पर अपने ई-लर्निंग पोर्टल लीड के माध्यम से भी ये टीचरों से साझा करेगी या उनके संग बांटेगी। ठीक है, यहाँ एक दीक्षा पोर्टल भी मिल जाता है जहाँ पर टीचर्स अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को ले सकते हैं और फिर स्टूडेंट्स तक इस मटेरियल को पहुँचाया जा सकता है। लीड पोर्टल पर ई-रिसोर्स मेड एक्सेसिबल के माध्यम से सीखने से छात्रों को CBSE, NCERT और दिल्ली सरकार के पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तक, अध्ययन सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंच की सुविधा मिलेगी। साथ ही छात्रों को मूल्यांकन सहित यानी इवैल्यूएशन वो अपना कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर उनको टेक्स्ट बुक, एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्राप्त होंगे। बात करते हैं दिल्ली की। तो यहाँ मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल हैं अनिल बैजल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बलराम योजना टू गिव क्रॉप लोन टू लैंडलेस फार्मर? किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? तो आंसर रहेगा यहाँ पर उड़ीसा। उड़ीसा ने भी हाल ही में बलराम योजना को शुरू किया है। बात करते हैं इस न्यूज़ की। तो ये तो आपको पता ही है कि भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए उड़ीसा सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। ये जो योजना है ये भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूह यानी जॉइंट JLGs के माध्यम से ऋण मिलेगा। यहाँ पर जो कृषक हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको यहाँ पर कुछ समूह उन्होंने बनाए हैं, कुछ ग्रुप्स बनाए हैं। ठीक है, उनके थ्रू ये जो ऋण है ये दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस योजना की। तो इस योजना के तहत 2 वर्षों तक आगामी 2 वर्षों तक 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर जो इमेज आता है, इमेज का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, राज्य स्तर पर योजना को लागू करने के लिए समन्वय करेगा। वहीं आत्मा यानी ATMA मतलब कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जिला स्तर पर समन्वय करेगी। मतलब यहाँ पर जब हम राज्य स्तर की बात करते हैं तो वहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन काम करेगा और जिला स्तर पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। इसका जो उद्देश्य है वो है 1040 करोड़ रुपए की इस
मतलब ये जो योजना है, इस योजना के लिए तकरीबन 1040 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। और साथ ही ये जो योजना है ये नाबार्ड के सहयोग से लागू की जाएगी। नाबार्ड आप सभी जानते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसका उद्देश्य होता है फार्मर्स की हर तरह से मदद करना, चाहे वो कृषि ऋण मतलब चाहे वो ऋण से संबंधित हो या वो किसी और अदर समस्या से रिलेटेड हो, ठीक है, उनकी हर समस्या का समाधान करना नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य रहता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, वहीं उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज मोर देन 350 एलिफेंट्स हैव मिस्टीरियसली डेथ इन द लास्ट 2 मंथ। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों में रहस्यमय तरीके से 350 से अधिक हाथियों की मौत हो चुकी है? आंसर रहेगा यहाँ बोत्सवाना। बोत्सवाना देश में हाल ही में पिछले 2 महीनों के अंदर अंदर 350 हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। ये जो मौत हुई है ये हुई है प्रसिद्ध ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र में, ठीक है, ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र यानी ओकावांगो डेल्टा रीजन में। यहाँ सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। और ये बोत्सवान मतलब अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित बोत्सवाना एक भू आबद्ध देश है, ठीक है। बोत्सवाना के अंदर ही ये डेल्टा रीजन लोकेटेड है, ठीक। तो बोत्सवाना दुनिया के सबसे बड़े हाथी आबादी वाला देश है। और 2014 में ओकावांगो डेल्टा को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में भी अपनी सूची में शामिल किया था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ ओकावांगो डेल्टा रीजन जो है इसको 2014 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ये जो डेल्टा रीजन है ये एक दलदलीय अंतर्देशीय डेल्टा है, जहां ओकावांगो नदी कालाहारी के एंडोरिक बेसिन के मध्य भाग में एक विवर्तनिक गर्त तक पहुंचती है। मतलब ये जो नदी है ओकावांगो नदी ये इस बेसिन तक पहुंचती है। यहाँ पर ही ये दलदली डेल्टा बनाती है जिसका नाम है ओकावांगो डेल्टा रीजन, ठीक है। यहाँ एक और टर्म आता है EWB। क्या है ये? एलिफेंट विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिटेबल कर मुक्त पंजीकृत ऑर्गेनाइजेशन, पंजीकृत संगठन है। और ये संगठन बोत्सवाना गणराज्य में है, ठीक है। और यहाँ इनका जो मुख्य उद्देश्य वह है हाथियों की देखरेख करना, हाथियों की आबादी को मॉनिटरिंग, मतलब हाथियों की आबादी बढ़े उसके लिए प्रयास करना, ठीक है। तो EWB बोत्सवाना के सीमावर्ती शहर कांजूगुल्ला में स्थित है, जहां बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमाएं जाम्बेजी नदी के साथ मिलती हैं, ठीक है। तो ये इन चारों देशों की सरहद पर ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश है, ठीक है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं ये है ओकावांगो डेल्टा, ठीक है। यहाँ आपको ज़ैम्बिया है, यहाँ आपका जिम्बाब्वे, यहाँ बोत्सवाना या नामीबिया, ठीक है। और इसी डेल्टा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हाथियों की, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हाथियों की आबादी प्राप्त होती है, जिसे यूनेस्को ने 2014 में अपनी विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसीव्ड द 2020 डायना अवार्ड। 2020 का डायना अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर रहेगा यहाँ फ्रेया ठकराल को। फ्रेया ठकराल को ये अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं न्यूज़ की, तो 13 वर्षीय फ्रेया ठकराल को उनके रिसाइकलर ऐप के लिए ये अवार्ड दिया गया है। रिसाइकलर ऐप एक तरीके से रैक पिकर्स यानी कि कचरा उठाने वालों की मदद करने के लिए बनाया गया ऐप है। और ये पूरा वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है, मोबाइल से चलता है। साथ ही यहाँ उपयोगकर्ता को वेस्ट हैंडलर से जोड़ता है, मतलब जो भी उपयोग करता है ऐप से उसको वेस्ट हैंडलर से ये ऐप जोड़ देता है, ठीक है, जिससे जो रैक पिकर्स हैं उनको कचरा उठाने में दिक्कत नहीं आती, ठीक। ये जो ऐप है ये रैक पिकर्स के समुदाय के जीवन को बदलने के उद्देश्य से अन्य भागों तक विस्तारित करने की एक योजना है, ठीक। डायना पुरस्कार की बात करते हैं तो 1999 में यूके के द्वारा दुनिया भर में युवाओं के सामाजिक कार्यों और मानवीय प्रयासों को पहचान दिलाने के लिए राजकुमारी डायना की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। 1 जुलाई को राजकुमारी डायना की जयंती के उपलक्ष्य में ये पुरस्कार दिया जाता है, जो भारतीय 13 वर्षीय छात्रा को दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो विच डॉक सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली बीन कनेक्टेड टू अ न्यू शिपिंग सर्विस विथ
चाटोग्राम बांग्लादेश। हाल ही में भारत के कौन से डॉक सिस्टम को चाटोग्राम बांग्लादेश के साथ एक नई शिपिंग सेवा के साथ जोड़ा गया है? ठीक है, तो आंसर रहेगा यहाँ पर कोलकाता डॉक सिस्टम। वैसे तो ये तीनों ही डॉक सिस्टम कहाँ है, कोलकाता में है, लेकिन जो कोलकाता डॉक सिस्टम है इसे बांग्लादेश के साथ पहली बार एक नई न्यू शिपिंग सर्विस के साथ जोड़ा गया है। बात करते हैं इस न्यूज़ की, तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, जिसे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता था, इसने अभी हाल ही में कोलकाता डॉक सिस्टम और चाटोग्राम जो बांग्लादेश में, इन दोनों के बीच में एक नई शिपिंग सर्विस को शुरू किया है, जो इंडिया बांग्लादेश के ट्रांसपोर्ट, कंटेनर के ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज़ करेगा। साथ ही इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो इंडिया बांग्ला ट्रेड को बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर जो कंटेनर हैं उन्हें शिप MV एशियाटिक मून, ये शिप का नाम है, ये तकरीबन 300 कंटेनर्स को इंडिया से बांग्लादेश लेकर जाएगा। ठीक, बात करते हैं बांग्लादेश की, तो कैपिटल यहाँ ढाका आती है, करेंसी है टका और प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद हैं, वहीं प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ formed a joint venture with NLC India Limited to develop solar and thermal power assets for 5000 megawatt of power? किस कंपनी ने NLC India Limited के साथ मिलकर 5000 मेगावाट की बिजली के लिए सौर और थर्मल पावर परिसंपत्तियों को विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है? तो NLC ने भी एक कंपनी के साथ मिलकर सोलर और थर्मल पावर एसेट्स लगाए हैं जो तकरीबन 5000 मेगावाट के होंगे। तो हमें बताना है वो कौन सी कंपनी है। आंसर रहेगा यहाँ CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, बात करते हैं NLC की। सो इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राकेश कुमार और इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है, कुड्डलूर में। ठीक, बात करते हैं न्यूज़ की। सो इसमें NLC और CIL दोनों मिलकर 5000 मेगावाट की बिजली के लिए सौर और थर्मल पावर प्लांट विकसित करेंगी और ये दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाएंगी। ठीक है, जिसमें दोनों की 50-50 इक्विटी होगी, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो 50-50 ये रखेंगे। यहाँ पर 2025 तक इसका अनुमानित पूंजी व्यय 70-30 के ऋण इक्विटी अनुपात के साथ 1.28 लाख करोड़ रुपए होगा। ठीक, साथ ही कोल इंडिया दुनिया भर में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है और भारत में 8 राज्यों में फैले 83 खनन क्षेत्रों से गुजरता है। इससे सालाना 607 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है। NLC इंडिया की बात करें तो ये भारत में जीवाश्म ईंधन खनन क्षेत्र और ताप विद्युत उत्पादन में भारत की नवरत्न कंपनियों में आती है। ठीक है, यदि हम बाकी की कंपनीज़ की भी बात करें तो आती है NTPC, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, वर्तमान CMD हैं इसके गुरदीप सिंह। भेल की बात करें तो भेल है 1964 में फाउंडेड, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, वहीं नलिन सिंगल इसके की पीपल यानी कि CMD हैं। बात करते हैं कोल इंडिया की, तो ये 1975 में ही एस्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर कोलकाता है और प्रमोद अग्रवाल इसके CMD हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दहिंग पटकाई वाइल्ड सेंचुरी इज टू बी अपग्रेडेड इनटू ए नेशनल पार्क, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज इन दिस सेंचुरी लोकेटेड? हमें बताना है दहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को अभी हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए अनुमति मिल गई है और हमें बताना है ये अभ्यारण्य किस जिले में है। तो आंसर रहेगा यहाँ असम में ये अभ्यारण्य स्थित है। आफ्टर अ मंथ ऑफ कंट्रोवर्सी, मतलब कुछ महीनों से इसमें विवाद चल रहा था कि इसे राष्ट्रीय पार्क बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, और इस विवाद के बाद असम राज्य सरकार ने नेशनल पार्क दहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थिति के उन्नयन के लिए निर्णय ले लिया है और 6 जुलाई 2020 को ये निर्णय लिया गया था। और असम के मुख्यमंत्री इस समय सर्बानंद सोनोवाल हैं, जिन्होंने ये घोषणा कर दी कि दहिंग पटकाई जो वन्यजीव अभ्यारण्य को अब नेशनल पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, इसकी नेशनल पार्क की मान्यता इसे दी जाएगी। सो दोस्तों, यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।